जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आपको बताया गया है कि आपके सब्जेक्ट के 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए जाएंगे, जिसमें 8 यूनिट हैं आपके। 4 यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहले पार्ट में और 4 बाद में बताए जाएंगे। आपका कोर्स टाइटल है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त हो जाएं। और पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट के पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड दोनों करा दिया गया है, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए गए हैं। यह जो बताया जा रहा है इसका आपको पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। या फिर टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे यूनिक ज्ञान, वहाँ पर आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट में। हमारा पहला प्रश्न कौन सा इंपॉर्टेंट है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए सख्त संघर्ष है, यह प्रसिद्ध कथन किस विचारक का है? अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति जो है शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, वह शक्ति के लिए, पावर के लिए जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, वही है। यह किसने कहा हुआ था? यह हंस जे मॉर्गनथाउ ने कहा हुआ था। हंस जे मॉर्गनथाउ को शास्त्रीय यथार्थवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्राथमिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना, उसे बनाए रखना और उसका प्रदर्शन करना है। उनके अनुसार राष्ट्र हमेशा शक्ति के संदर्भ में अपने हितों को परिभाषित करता है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, केनेथ वॉल्ट ने अपने नव यथार्थवाद में किस तत्व को सबसे महत्वपूर्ण माना हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को सबसे महत्वपूर्ण माना हुआ है। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर बता दिए जा रहे हैं, और पीडीएफ नोट्स आपको जब टेलीग्राम पर दिया जाएगा वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। वहाँ से जब व्याख्या पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के बारे में तो आपको पता चलेगा, और उससे अतिरिक्त आपको जानकारी हो जाएगी, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, मार्टिन कॉपलान द्वारा प्रतिपादित इकाई वीटो व्यवस्था की पहचान क्या है? इकाई वीटो व्यवस्था की पहचान जो है, प्रत्येक राज्य के पास दूसरों को नष्ट करने की परमाणु क्षमता होना जो है, वह इकाई वीटो व्यवस्था है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, निर्णय निर्माण सिद्धांत में रिचर्ड स्नाइडर ने किस पर सबसे अधिक बल दिया हुआ था? उन्होंने निर्णय लेने वाले व्यक्तियों की धारणाओं और परिवेश पर सबसे अधिक बल दिया हुआ था। अगला प्रश्न पांचवा, आदर्शवाद किस ऐतिहासिक घटना की विफलता के बाद कमजोर पड़ गया? आदर्शवाद जो है वह कौन सी ऐसी घटना हो गई जिससे विफल हुआ घटना और उसके बाद वह कमजोर पड़ गया? तो वह है राष्ट्र संघ की विफलता, और द्वितीय विश्व युद्ध का जो उदय था उसने आदर्शवाद के विचार को कमजोर कर दिया। अगला प्रश्न छठवां, गेम थ्योरी जो है उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसके विश्लेषण के लिए किया जाता है? तर्क संगत अभिनेताओं के बीच रणनीतिक अंतःक्रिया के विश्लेषण के लिए गेम थियरी का जो है विश्लेषण किया जाता है। अगला प्रश्न है सातवां, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वायत्त विषय के रूप में विकास में किस विचारक का योगदान जो है सर्वोपरि है? वह हंस जे मॉर्गनथाउ का विचार सर्वोपरि है। आठवां प्रश्न है, नव यथार्थवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नव यथार्थवाद को संरचनात्मक यथार्थवाद जाना जाता है। अगला प्रश्न नौवां, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पारंपरिक दृष्टिकोण किस पर आधारित है? पारंपरिक दृष्टिकोण जो है इतिहास, कानून और दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न दसवां, यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता जो है वह अराजकता है। अगला प्रश्न 11वां है, वुड्रो विल्सन के 14 अंक किस सिद्धांत से गहराई से जुड़े हुए हैं? जो 14 अंक हैं वह आदर्शवाद के सिद्धांत से गहराई से जुड़े हुए हैं। 12वां प्रश्न है, मार्टिन कॉपलान के शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में कौन से अभिनेता महत्वपूर्ण होते हैं? जो 2 महाशक्तियों, उनके गुट निरपेक्ष देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं वह महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है 13वां नंबर, सुरक्षा सुविधा की अवधारणा क्या बताती है? सुरक्षा सुविधा की अवधारणा एक राज्य की सुरक्षा दूसरे असुरक्षा का कारण बनती है, बताती है। अगला प्रश्न है 14वां, हंस जे मॉर्गनथाउ ने यथार्थवाद के कितने सिद्धांत प्रस्तुत किए हुए हैं? उन्होंने 6 सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। 15वां प्रश्न है, प्रिजनर्स डिलेमा गेम थियरी में क्या प्रदर्शित करता है? सहयोग की तुलना में स्वार्थ के कारण होने वाली सामूहिक हानि को प्रदर्शित करता है। 16वां नंबर प्रश्न है,
E.H. कार की प्रसिद्ध पुस्तक द 20 ईयर्स क्राइसिस किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? जो E.H. कार महोदय हैं उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द 20 ईयर्स क्राइसिस 1939 में लिखी हुई थी। 17वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय कब हुआ था? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। 18वां प्रश्न है, नेशनल इंटरेस्ट शब्द को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में धुरी के रूप में किसने स्थापित किया हुआ था? हंस जे मॉर्गनथाउ ने। अगला प्रश्न है 19 नंबर, केनेथ वॉल्ट्ज ने शक्ति को क्या माना हुआ है? उन्होंने एक साधन माना हुआ है। 20वां प्रश्न है, निर्णय प्रक्रिया सिद्धांत में अंतिम निर्णयकर्ता किसे माना जाता है? राज्य के आधिकारिक पदाधिकारियों को माना जाता है। 21वां प्रश्न है, जीरो सम गेम का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या तात्पर्य है? एक पक्ष का लाभ दूसरे पक्ष की समान हानि जो है, इसका तात्पर्य जो जीरो सम थियरी हो, जीरो सम गेम थियरी हो, उसका यही तात्पर्य है। 22वां प्रश्न है, मार्टिन कॉपलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की विफलता किस ओर ले जाती है? द्विध्रुवीय व्यवस्था की ओर ले जाती है। 23वां नंबर प्रश्न है, डिफेंसिव रियलिज्म के प्रमुख समर्थक कौन हैं? केनेथ वॉल्ट जो हैं डिफेंसिव रियलिज्म के प्रमुख समर्थक हैं। पॉलिटिक्स एमंग नेशंस का प्रथम संस्करण किस वर्ष आया हुआ था? यह जो है 1948 में आया हुआ था। 25वां प्रश्न है, सिस्टम शब्द का प्रयोग राजनीति विज्ञान में सबसे पहले किसने किया हुआ था? डेविड ईस्टन ने किया था। 26 नंबर प्रश्न है, आधुनिक राष्ट्र राज्य व्यवस्था की आधारशिला किस संधि को माना जाता है? वेस्टफेलिया जो संधि थी, वेस्टफेलिया की संधि जो कि 1668 में हुई थी, उसे ही आधुनिक राष्ट्र राज्य व्यवस्था की आधारशिला जाना जाता है। 27वां प्रश्न, राष्ट्रीय शक्ति का वह तत्व जो सबसे कम परिवर्तनशील होता है क्या कहलाता है? वह भूगोल कहलाता है। अगला प्रश्न 28 नंबर, राष्ट्रीय हित को विदेश नीति का ध्रुव तारा किसने कहा हुआ है? राष्ट्रीय हित को विदेश नीति का ध्रुव तारा जो है लॉर्ड पाल्मस्टन ने कहा हुआ है। 29 नंबर प्रश्न है, शक्ति संतुलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शक्ति संतुलन का मुख्य उद्देश्य किसी एक राज्य को इतना शक्तिशाली होने से रोकना कि वह दूसरों पर प्रभुत्व जमा सके। अगला प्रश्न 30 नंबर, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है? यह एक सबके लिए और सब एक के लिए पर आधारित है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक अमूर्त तत्व है? कूटनीति की गुणवत्ता जो है राष्ट्रीय शक्ति की एक अमूर्त तत्व है। 32 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय हित के प्राथमिक हितों में क्या शामिल होता है? राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता और अस्तित्व की रक्षा जो है वह राष्ट्रीय हित के प्राथमिक हितों में शामिल होता है। 33 नंबर प्रश्न है, शक्ति संतुलन बनाए रखने की विभाजक और शासन करो तकनीक का क्या अर्थ है? मतलब डिवाइड एंड रूल जो है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ हो जाता है विरोधियों के बीच मतभेद पैदा करना ताकि वे शक्तिशाली गठबंधन न बना सकें, आपस में ही लड़ते रह जाएं। 34 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर सामूहिक सुरक्षा के प्रावधानों को किस अध्याय में स्पष्ट करता है? यह अध्याय 7 में स्पष्ट करता है। 35 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मनोबल से क्या तात्पर्य है? संकट के समय अपनी सरकार और नीतियों के प्रति जनता का विश्वास और दृढ़ता जो है वह नेशनल मोरल राष्ट्रीय मनोबल है। 36 नंबर प्रश्न है, सामूहिक सुरक्षा और सैन्य संगठन में क्या अंतर है? सामूहिक सुरक्षा और सैन्य संगठन में अंतर यह है कि सैन्य गठबंधन किसी विशिष्ट शत्रु के खिलाफ होता है, जबकि जो सामूहिक सुरक्षा सार्वभौमिक है और किसी भी आक्रमणकारी के खिलाफ कार्य वह करते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, शक्ति संतुलन की व्यवस्था के सफल होने के लिए बैलेंसर की भूमिका क्या है? जो संतुलन बिगड़ने पर कमजोर पक्ष का साथ देकर संतुलन बहाल करे उसे ही बैलेंसर कहते हैं। 38 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय हित की प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? कूटनीति जो है वह सबसे महत्वपूर्ण साधन है। 39 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में जनसंख्या के बारे में क्या सत्य है? जनसंख्या की गुणवत्ता, आयु संरचना और कौशल उसकी मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 40 नंबर, सामूहिक सुरक्षा प्रणाली की विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण क्या था? राष्ट्र संघ की 1930 के दशक में विफलता जो है वह सामूहिक सुरक्षा प्रणाली की विफलता का सबसे बड़ा कारण था। 41 नंबर प्रश्न, शक्ति संतुलन की क्षतिपूर्ति विधि का क्या अर्थ है? शक्ति संतुलन की क्षतिपूर्ति का अर्थ एक राज्य के विस्तार के बदले दूसरे राज्य को भी समान लाभ या क्षेत्र देना ताकि संतुलन बना रहे। अगला प्रश्न 42 नंबर, राष्ट्रीय हित की प्रकृति कैसी होती है? राष्ट्रीय हित की प्रकृति जो है गतिशील और परिवर्तनशील होती है।
43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र राज्य का एक अनिवार्य तथ्य नहीं है? वह जो एक समान धर्म है वह राष्ट्र राज्य का एक अनिवार्य तत्व नहीं है। 44 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शक्ति के भौतिक तत्वों में किसे शामिल किया जाता है? प्राकृतिक संसाधन जैसे कि कोयला, तेल, खनिज, इसे जो है भौतिक तत्वों में शामिल किया जाता है। 45 नंबर प्रश्न है, सामूहिक सुरक्षा की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? आक्रमणकारी की पहचान पर सर्वसम्मति और उस पर सामूहिक कार्रवाई की इच्छा शक्ति जो है सामूहिक सुरक्षा की सफलता के लिए आवश्यक है। 46 नंबर प्रश्न है, शक्ति संतुलन की मध्यवर्ती राज्य नीति क्या है? एक छोटा देश हो जो बड़े प्रतिद्वंदी देशों के बीच जो है स्थित हो उसे शक्ति संतुलन की मध्यवर्ती राज्य कहते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय हित और नैतिकता के बीच संबंधों पर यथार्थवादियों का क्या मत है? राजनीति में अमूर्त नैतिकता का कोई स्थान नहीं, केवल राष्ट्रीय हित मायने रखता है, यह इसका मतलब है। 48 नंबर प्रश्न, हथियारों की दौड़ आर्म्स रेस अक्सर किसका परिणाम होती है? शक्ति संतुलन के बिगाड़ने और सुरक्षा दुविधा का जो है यह परिणाम होता है। अगला प्रश्न 49 नंबर, राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में सॉफ्ट पावर का उदाहरण क्या है? देश की संस्कृति, कला और लोकतांत्रिक मूल्यों का आकर्षण जो है वह सॉफ्ट पावर का उदाहरण है। 50 नंबर प्रश्न है, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संप्रभुता को किसके द्वारा चुनौती मिल रही है? तो वैश्वीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से जो है चुनौती मिल रही है। 51 नंबर प्रश्न है, कूटनीति का प्राथमिक कार्य क्या है? कूटनीति का प्राथमिक कार्य जो है अन्य राज्यों के साथ बातचीत और समझौतों के माध्यम से राष्ट्रीय हित की रक्षा करना। 52 नंबर प्रश्न है, पुरानी कूटनीति की मुख्य विशेषता क्या थी? गुप्त संधियां और केवल अभिजात वर्ग की भागीदारी जो है वह पुरानी कूटनीति की मुख्य विशेषता है। 53 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किस शहर में हुए थे? तो यह सैन फ्रांसिस्को 1945 में हुआ था। 54 नंबर प्रश्न, निःशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण में क्या अंतर है? निःशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण में यह अंतर है कि निःशस्त्रीकरण हथियारों को कम करने या समाप्त करने पर जोर देता है, जबकि हथियार नियंत्रण उनके विकास और उपयोग को विनियमित करता है। अगला प्रश्न 55 नंबर, परमाणु अप्रसार संधि के बारे में भारत का क्या रुख है? भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है और इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। 56 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग विश्व की लघु संसद के रूप में जाना जाता है? महासभा जो है वह विश्व की लघु संसद के रूप में जाना जाता है। 57 नंबर प्रश्न है, वीटो शक्ति सुरक्षा परिषद के किन सदस्यों को प्राप्त है? तो यह जो है केवल 5 अस्थायी सदस्यों को प्राप्त है वीटो शक्ति। अगला प्रश्न है, वह 5 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, इन्हें ही वीटो शक्ति प्राप्त है। 58 नंबर प्रश्न है, नई विश्व व्यवस्था शब्द का प्रयोग राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने किस संदर्भ में किया हुआ था? शीत युद्ध के बाद महाशक्तियों के आपसी सहयोग और यूएन की बढ़ती भूमिका के संदर्भ में किया हुआ था। 59 नंबर प्रश्न है, कूटनीति के राजनयिक दूतों की श्रेणियों का निर्धारण किस कन्वेंशन में किया गया? वियना कन्वेंशन में किया गया। 60 नंबर प्रश्न है, सीटीबीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? हर प्रकार के परमाणु परीक्षण धमाकों पर पूरी दुनिया में प्रतिबंध लगाना जो है वह सीटीबीटी का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है 61 नंबर, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। 62 नंबर प्रश्न, ट्रैक टू कूटनीति में ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो है उसमें कौन शामिल होता है? तो उसमें गैर सरकारी विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त अधिकारी और नागरिक समाज के प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित होते हैं। 63 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कुल मिलाकर इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, निःशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। 65 नंबर प्रश्न है, नई विश्व व्यवस्था में बहुध्रुवता का क्या अर्थ है? नई विश्व व्यवस्था में बहुध्रुवता का अर्थ शक्ति के कई केंद्र जैसे कि चीन, भारत, EU और रूस का उदय जो है वह बहुध्रुवता का अर्थ है, अर्थात अलग अलग बड़े जो है शक्तिशाली देश उभर रहे हैं। 66 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है 67 नंबर, कूटनीति के साधन के रूप में प्रोपेगेंडा का क्या उपयोग है? कूटनीति के साधन के रूप में प्रोपेगेंडा का उपयोग यह है कि अपने पक्ष में जनमत तैयार करना और विरोधी की छवि खराब करना जो है कूटनीति कहलाती है। 68 नंबर प्रश्न है, शस्त्र नियंत्रण का एक प्रमुख उदाहरण है?
1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि जो है वह शस्त्र नियंत्रण का प्रमुख उदाहरण है। 69 नंबर प्रश्न, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? यूनेस्को का मुख्य कार्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से वैश्विक शांति को बढ़ावा देना। 70 नंबर प्रश्न, कूटनीतिक जो छूट है वह क्या है? वह राजनयिक को मेजबान देश के कानूनों और कानूनी मुकदमों से सुरक्षा प्रदान करना है। 71 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने समय के लिए होता है? तो वह 2 वर्ष के लिए होता है। 72 नंबर प्रश्न, हथियार नियंत्रण के संदर्भ में स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी संधि है जो उन किनके बीच हुई थी? यह अमेरिका और रूस के बीच हुई थी। 73 नंबर प्रश्न, राजनयिक बैग डिप्लोमेटिक बैग की सुरक्षा का क्या नियम है? इसे तलाशी से छूट प्राप्त है और इसे खोला या रोका नहीं जा सकता है, जो डिप्लोमेटिक बैग होता है। 74 नंबर प्रश्न, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष अपनाई गई? 1948 में अपनाई गई। अगला प्रश्न 75 नंबर, नई विश्व व्यवस्था में वैश्विक दक्षिण का क्या महत्व है? वैश्विक दक्षिण का महत्व यह है कि यह विकासशील देशों की एकजुटता और वैश्विक निर्णयों में उनकी बढ़ती भागीदारी का प्रतीक है। 76 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी संधि जर्मनी पर थोपी गई थी? तो वह वर्साई की संधि थी। 77 नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध की शुरुआत के लिए कौन सा सिद्धांत जिम्मेदार माना जाता है? ट्रूमैन सिद्धांत जो है वह माना जाता है। 78 नंबर प्रश्न, बर्लिन की दीवार का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1961 में हुआ था। 79 नंबर प्रश्न, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी जो थे वह अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 80 नंबर प्रश्न, सोवियत संघ का आधिकारिक विघटन किस तिथि को हुआ था? 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। 81 नंबर प्रश्न है, देतांत जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? देतांत शब्द का अर्थ है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव में शिथिलता या नरमी जो थी वही देतांत कहलाती है। 82 नंबर प्रश्न है, नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने कौन सा सैन्य गठबंधन बनाया था? तो यह वार्सा पैक्ट बनाया हुआ था इन्होंने। 83 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या थी। अगला प्रश्न 84 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना से हुई थी? यह 1939 में जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण से जो है घटना से शुरुआत हुई थी। 85 नंबर प्रश्न, मार्शल योजना का संबंध किससे था? यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप का आर्थिक पुनर्निर्माण से था। 86 नंबर प्रश्न, आयरन कर्टन शब्द का प्रयोग किसने किया हुआ था? आयरन कर्टन शब्द का प्रयोग जो है वह विंस्टन चर्चिल ने किया हुआ था। अगला प्रश्न 87 नंबर, कोरियाई युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? कोरियाई युद्ध जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच लड़ा गया था। 88 नंबर प्रश्न, मिखाइल जो गोर्बाचेव की पेरेस्त्रोइका नीति है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है कि आर्थिक और राजनीतिक पुनर्गठन। अगला प्रश्न 89 नंबर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में रखी गई थी? तो यह बांडुग सम्मेलन 1955 में रखी गई थी। 90 नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध के बाद इतिहास का अंत की घोषणा किसने की हुई थी? फ्रांसिस फुकुयामा ने की हुई थी। 91 नंबर प्रश्न, बर्लिन नाकाबंदी किस वर्ष हुई थी? बर्लिन नाकाबंदी 1948 में हुई थी। 92 नंबर प्रश्न है, वियतनाम युद्ध में अमेरिका की हार किस वर्ष हुई और उसने अपनी सेना वापस बुलाई? वियतनाम युद्ध में अमेरिका की हार जो है वो 1973 या 75 में हुई थी। सॉलिडेरिटी आंदोलन किस देश में साम्यवाद के खिलाफ शुरू हुआ था? तो यह पोलैंड के खिलाफ शुरू हुआ था। 94 नंबर प्रश्न, स्टार वार्स या सामरिक रक्षा पहल SDI किसने शुरू की हुई थी? रोनाल्ड रीगन ने शुरू की हुई थी। अगला प्रश्न 95 नंबर, नॉन अलाइनमेंट गुट निरपेक्षता का जनक किसे माना जाता है? तो नेहरू, टीटो जो कि यूगोस्लाविया के थे, नासिर जो कि मिस्र थे, इनकी तिकड़ी को जो है गुट निरपेक्षता का जनक माना जाता है। 96 नंबर प्रश्न, याल्टा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध के बाद की दुनिया का विभाजन और शांति की रूपरेखा तैयार करना। 97 नंबर प्रश्न है, चीन सोवियत दरार किस दशक में शुरू हुई थी? तो यह 1960 में शुरू हुई थी। 98 नंबर प्रश्न, ग्लासनोस्त नीति का क्या परिणाम हुआ? सूचना की स्वतंत्रता के कारण सोवियत व्यवस्था की आलोचना बढ़ी और राष्ट्रवाद जागा। 99 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि में हुई थी?
मॉस्ट्रिच संधि 1992 में हुई थी। 100 नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध के बाद के काल को एक ध्रुवीय क्षण क्यों कहा जाता है? क्योंकि केवल अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति उस समय बचा हुआ था। इस प्रकार से आपके 4 यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 4 जो यूनिट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। चैनल पर बने रहिए। इसके PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप सर्च करेंगे यूनिक ज्ञान अपने जो टेलीग्राम है उस पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से लेकर रिवीजन करते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए, दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।